Last time we talked about the structure and now it's stereoism. क्या कहा था हमने इसके बारे में? Stereoism is exhibited by the power space, same formula, same structural formula, but we have different orientation of atoms in space. यानी कि ये वो कंपाउंड है जिनके अंदर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होना ही सेम था, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला या कनेक्टिविटी भी सेम है। हर कार्बन अपने जिस पड़ोसी से मिला हुआ है वो भी सेम है। फिर फर्क क्या है? फर्क इस बात पे है कि कार्बन की जो चार वैलेंसी है उस उसमें जो भी चीज अटैच है वो ऊपर है, नीचे है, राइट पर है या लेफ्ट। इस पर हमने आज तक कभी कॉल ही नहीं किया नॉर्मलाइजेशन में। तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो जो कुछ हमने नॉर्मलाइजेशन में किया वो सब गलत हो गया, नहीं, बल्कि इसका ये मतलब है कि ये कंडीशन सब कंपाउंड के लिए नहीं है। चंद मखसूस किस्म के कंपाउंड में इस बात की इम्पोर्टेंस है कि किसको ऊपर बनाया है, किसको नीचे बनाया है, और उसकी वजह भी हुई तो आपको ये समझनी है। तो इस तीनों की दो टाइप्स है जो हमें पढ़नी है। एक को हम कहते हैं ज्योमेट्रिकल और एक को हम कहते हैं ऑप्टिकल। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म वो स्टीरियो आइसोमेरिज्म के जो exhibited by unsaturated compounds। यानी इन सिंपल होता है जिनमें जो अनसैचुरेटेड हो, लेकिन खासतौर पे इसमें डबल हो, ट्रिपल बॉन्ड वाला नहीं है। तो खुद ब खुद हमारी कहानी बड़ी क्लियर हो गई, सारे सिंगल कंपाउंड वाले कंपाउंड फिलहाल किसको से चले गए। तो अब डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड में जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होता है एग्जाम्पल से समझते हैं कि आखिर उसमें क्या है। तो वो है हमारी एग्जाम्पल 2 3 डाइमिनो, ये स्ट्रक्चर है। हम आमतौर पर इसके नाम देखकर स्ट्रक्चर बनाते हैं। अब मेरा कहना है सेम इसी कनेक्टिविटी और स्ट्रक्चर के साथ दो आ सकते हैं। कैसे? अगर आप देखें क्या है, इन कंपाउंड्स में डबल बॉन्ड का इंपॉर्टेंस है ऐसे लिखिए। अब ये जो दो कार्बन जिनके बीच में डबल बॉन्ड है इनके साथ क्या चीजें अटैच है? CH3Br CH3, ठीक है। तो अगर मैं इनके साथ CH3Br ही लगाऊं तो इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला सेम है। तो मैंने कहा एक पॉसिबिलिटी ये है कि आपने CH3Br दोनों कार्बन के साथ लगा दिया, इसका नाम। और एक पॉसिबिलिटी ये है कि आपने ये CH3Br इसको लगा, क्या फर्क हुआ? अब हमारे लिहाज से तो सर कोई फर्क नहीं हुआ, अभी भी हम सिर्फ दूसरी डायग्राम ड्यूटी नहीं करेंगे, लेकिन हमें नजरों में आ गई बात कि आपने किया ये है कि इसका बोलने ऊपर कर दिया है, इससे क्या फर्क पड़ेगा? तो देखा इससे फर्क पड़ता है। ये दोनों एक दूसरे के ज्योमेट्रिकल आइसोमर है क्योंकि इन दोनों का फॉर्मूला से स्ट्रक्चर भी सेम, यानी अगर आप इसका नाम IUPAC में देंगे तो आप सेम दे देंगे। सिर्फ फर्क ये हुआ जैसे हमने नोटिस किया कि आपने एक कार्बन के साथ लगे तो CH3Br की पोजीशन रिवर्स हो गई। तो अब इससे क्या फर्क पड़ा कि हाँ ब्रोमीन नीचे की जगह ऊपर चला गया? सबसे पहले तो ये रियलाइज करना है कि व्हाई द इंपॉर्टेंस ऑफ डबल बॉन्ड। जब दो एटम्स के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है ना, तो वो अपने सिंगल बॉन्ड के गिर्द वो एटम घूमते हैं। जब वो घूमते हैं तो उनके सारे साथी खुद ही ऊपर नीचे होते रहते हैं सिंगल बॉन्ड। लेकिन अगर दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो तो फिर वो घूम नहीं सकते, रोटेशन स्टॉप हो जाती है। कभी आप करके देख लीजिए,
दो एक्सेस में कोई चीज नहीं घूम सकती। तो जब ये घूम नहीं सकते तो इसका मतलब है आप ये बस सोचिए कि ये फुली घूम कैसे बना। इस कंपाउंड को इस कंपाउंड में कन्वर्ट करने के लिए हमें बाकायदा रिएक्शन करके बॉन्ड ब्रेक करवाना पड़ेगा, अदरवाइज ये चीज ऊपर नहीं जा सकता। तो पहली बात तो ये कि दो कंपाउंड एक ही नहीं, ये आपस में कन्वर्ट नहीं हो सकते। दूसरी बात इसमें फर्क ये पड़ता है कि जिस पर्टिकुलर आइसोमर डबल बॉन्ड की एक ही साइड पर एक जैसे ग्रुप, उधर दोनों CH3 है, इधर दोनों Br, इसको हम कहते हैं सिस आइसोमर। और जिसमें सेम साइड पर डिफरेंट ग्रुप्स हो, जैसे यहाँ है BrCH3 BrCH3, इसको कहते हैं ट्रांस आइसोमर। और हमारी लॉजिक ये है कि जब दोनों इलेक्ट्रोनेगेटिव ब्रोमीन एक ही तरफ होते हैं तो ये एक दूसरे को रिपेल करते हैं, हिंड्रेंस देते हैं। जब ये दोनों अलग अलग होते हैं तो तंग नहीं कर सकते। इसका मतलब है ऐसी ओरिएंटेशन वाला आइसोमर निस्बतन लेस स्टेबल है और ये मोर स्टेबल है। ये वो फर्क है जिसकी वजह से हम इन्हें दो अलग अलग कंपाउंड डिक्लेयर करते हैं। इस हालत में इसकी स्टेबिलिटी कम है और इस हालत में इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है। तो क्लास आइसोमर इज ऑलवेज मोर स्टेबल देन सिक्स। तो ज्योमेट्रिकल उनमें हुआ जिनमें डबल बॉन्ड है, दो तरह के आइसोमर हो गए, इससे क्लास को हमने सिद्धांत को समझाया, इस तरह का डिटेल के जैसे थ्योरी में। अब इसका मतलब है क्या स्टीरियो आइसोमेरिज्म सिर्फ डबल बॉन्डेड कंपाउंड का नहीं, स्टीरियो आइसोमेरिज्म की जो टाइप डबल बॉन्डेड कंपाउंड की है वो भी ज्योमेट्रिकल। अब कौन रह गए जिनमें डबल बॉन्ड ना हो, सिंगल बॉन्ड होता है। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की शर्त ही यही है कि जो कार्बन डबल या ट्रिपल बॉन्ड बनाए वो नहीं कर सकते हमारा काम। इसका मतलब है यहाँ कौन कर सकता है, सिंगल बॉन्ड, लेकिन उसकी भी बहुत ही स्ट्रिक्ट एक कंडीशन है। अब देखते हैं वो क्या है। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म exhibited by compounds containing at least one chiral carbon और स्टीरियो कार्बन। और अजीब सी बात, ऐसे कंपाउंड जिनमें चिरल या स्टीरियो कार्बन होता हो सिर्फ वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। अब ये चिरल कार्बन या स्टीरियो कार्बन को हम चिरल सेंटर या स्टीरियो सेंटर भी है, होता क्या है, ठीक है। तो आप ये बात कर लेते हैं क्या होता है। चिरल कार्बन इस कार्बन एटम bonded to four different atoms or group of कार्बन की वैलेंसी 4 है, मतलब इसे 4 बॉन्ड बनाने हैं। हमने कहा ऐसा कार्बन जिसने अपने 4 बॉन्ड 4 अलग अलग टाइप के एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम्स से बनाया है। यानी अब अगर मैं इधर देखूं कि ये क्यों नहीं ऑप्टिकल आइसोमर दिखा सकते, तो जब कार्बन अपने 2 बॉन्ड अपने भाई कार्बन के साथ बना देगा तो चिरल कार्बन नहीं रहा। हमारी शर्त है चारों बॉन्ड्स के लिए अलग अलग, अलग अलग ये नहीं कि 4 अलग अलग कार्बन नहीं, 4 अलग अलग टाइप। एक बॉन्ड अगर कार्बन के साथ है तो एक ब्रोमीन के साथ है, तो एक नाइट्रोजन के साथ है, तो एक ऑक्सीजन के साथ है। ऐसे अगर किसी कार्बन ने 4 अलग अलग एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम्स के साथ बॉन्डिंग की हो फिर उसको कहते हैं स्टीरियो। और फिर उस पर्टिकुलर कार्बन की वजह से ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होता है, यानी उस कार्बन की जो चारों तरफ चीजें लगी हैं उनमें लेफ्ट पे कौन है, राइट पे कौन है, टॉप पे कौन है, बॉटम पे कौन है, दैट मेक्स डिफरेंस। बाकी कार्बन्स में आप किसी को कहीं भी बना दे कोई प्रॉब्लम नहीं, सिर्फ स्टीरियो कार्बन में ये सेंसिटिविटी है कि राइट लेफ्ट और बॉटम से फर्क होता है। तो पहले तो हम ये ढूंढेंगे स्टीरियो कार्बन कहाँ से आएगा। तो पहली और सबसे इंपॉर्टेंट डबल बॉन्ड बनाने वाले या ट्रिपल बॉन्ड बनाने वाले पे तो नजर नहीं बढ़ना पड़ेगा।
तो जो सिंगल बॉन्ड बना रहे हैं उनको देखिए क्या उन्होंने अपने किसी सिंगल बॉन्ड पे रिपीटिशन तो नहीं कर दी है, मसलन कहीं CH2, इसका मतलब उसका आर्गुमेंट है दो बॉन्ड हाइड्रोजन से बना दिए, हो ही नहीं सकता। तो अगर ये देखिए तो आप इस वीडियो के लिए मेरी एग्जांपल है ये कंपाउंड लेसर एल्डिहाइड and the structure is this. 2,3 डाइहाइड्रोक्सी ग्रुपल है अगर आप आगे से और से अगर आप इसको देखें तो फर्स्ट कार्बन तो सीओ की स्थिति में नहीं हो सकता क्योंकि उसने ऑक्सीजन को दो बॉन्ड दे दिए। आखिरी वाला भी नहीं हो सकता क्योंकि इसके फॉर्मूले में लिखा हुआ है CH2, इसका मतलब चार में से दो बॉन्ड हाइड्रोजन को भी लिखना है। ये कार्बन पे गौर करें तो इसने एक तरफ हाइड्रोजन रखा है, एक तरफ OH रखा है, नीचे CH2 OH रखा है, ऊपर कार्बन हाइड्रोजन रखा है। सो ये कार्बन चार अलग अलग चीजों के साथ जुड़ा हुआ है, तो दिस मस्ट बी सी। तो इसका मतलब है ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है, यानी ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म दिखा सकता है। अब कैसे बनाएं इसके आइसोमर? हमने कहा इसके दो आइसोमर इस तरह बनेंगे कि दूसरे आइसोमर पे जो स्टीरियो कार्बन है इसकी कॉन्फ़िगरेशन रिवर्स है, OH इधर गया है, H इधर गया है। अब वैसे अगर ये सारी इसको आपसे ना होती और आपके सामने अभी बात करी थी, पर इवन अब अगर आप इसका आईयूपीएसी नेम देंगे दोनों का ऊपर इसकी डाल है तो उसी पर ऊपर लग रहा है तो हम मेरी इसी का और आईयूपीएसी हमने कहा वाकई इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इन दोनों कंपाउंड्स की सारी केमिकल सारी फिजिकल प्रॉपर्टी कितने लोग हैं कि अलग अलग हैं, या तो आपको बता दिया ना ये जैसे इसमें क्या है हमने कहा एक फूडी से सिर्फ ये फूडी एसिड है जो इन दोनों में डिफरेंट है, जिसकी वजह से केमिस्ट्री को कहना पड़ा कि ये दो अलग है। फिर अगर आप वो कंपाउंड कहें एक जैसे हैं जो की सारी बातें से एक में भी फर्क आ गया तो आप ये तो नहीं कह सकते ना कि दोनों एक ही है, आप कहेंगे ये वाली प्रॉपर्टी रखने वाला है ये वाली प्रॉपर्टी, वो कौन सी होती है वो है तो इंपॉर्टेंट वो उस पर ये ना करा ऑप्टिकल, उसका कारण थोड़ा सा फिजिक्स है, इसलिए ये पर्टिकुलर टॉपिक इस कदर इम्पोर्टेंट है। हमको इसकी समझ लीजिए दूसरा ट्रेलर को दिखा रहे हैं आप अगर इंशाल्लाह आगे पढ़ेंगे और मेडिकल पढ़ेंगे तो आपको इस टॉपिक की सबसे ज्यादा याद है। ये टॉपिक शुरू करता है फिजिक्स वाला कि आप बात कर रहे हो तो इसलिए पढ़ाते हैं हम इस्तेमाल करते हैं भरा पड़ा होगा ये सारा प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट्स, उसमें ये सारे आइसोम जितना इस्तेमाल होगा इसके तो अब कौन सा कॉन्सेप्ट फिजिक्स का है? फिजिक्स वालों ने मैट्रिक में भी और ये इंटर में भी आपको एक बुक पढ़ाई है, सिर्फ डेफिनेशन पढ़ा के विचार नहीं तो इस बार पढ़ा के पोलराइजेशन ऑफ लाइट, पोलराइज्ड लाइट मैट्रिक में भी और सिर्फ डेफिनेशन तो मैं शायद फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में सिर्फ डेफिनेशन क्योंकि मुश्किल चीजें इमेजिन करें। लाइट नॉर्मल लाइट वो हर प्लेन पर वाइब्रेट हो वेव है ना, तो हम कहते हैं नॉर्मल लाइट को आप ऐसे शो करें कि वो वाई एक्सिस पे भी वाइब्रेट कर रही है ऐसे, वो एक्स एक्सिस पे भी वाइब्रेट कर रही है ऐसे, और वो जेड एक्सिस पर भी वाइब्रेट कर रही है ऐसे। तो मतलब है लाइट की वेव ऐसे भी है ऐसे भी है और ऐसे भी, राइट लेफ्ट फॉरवर्ड बैकवर्ड टॉप बॉटम, ये इस तरह से ठीक है। अब होता ये है कि दुनिया में कुछ क्रिस्टल्स खास तौर पर पढ़ते हैं केमिस्ट्री में क्रिस्टल्स पढ़ते हैं, क्रिस्टल ऐसे सॉलिड है जिसके एटम्स अपनी सिस्टमैटिक अंदाज से अरेंज होते हैं। तो सिस्टमैटिक अंदाज का मतलब है जैसे ये कहा जिसमें हमने बेंचेस को लेफ्ट अलाइन किया है राइट अलाइन किया और बीच में गैप छोड़ा है, फिर उसी तरह क्रिस्टल्स में एटम्स की एक रॉ इधर होगी एक रॉ इधर होगी और बीच में गैप। तो अब आप सोचिए मैं लाइन ठीक है और मेरी ये हैबिट है कि मैं टॉप एंड बॉटम भी वाइब्रेट कर रहा हूँ, मैं फॉरवर्ड बैकवर्ड भी कर रहा हूँ, मैं राइट लेफ्ट कर रहा हूँ। जैसे ही मैं यहाँ से गुजरूंगा तो मेरा टॉप बॉटम को फौरन ब्लॉक हो गया क्योंकि मैं फर्स्ट को नीचे निकाल सकता ये ब्लॉक कर दिया आपने मेरा। अब जब मैं इस पैसेज से गुजरूंगा तो मेरा राइट लेफ्ट भी ब्लॉक हो गया क्योंकि यहाँ भी आइटम है यहाँ भी आइटम है, मैं सिर्फ फॉरवर्ड बैकवर्ड हूँ। तो जब लाइट को हम ऐसे क्रिस्टल से दिखाते हैं तो उसका भी यही हाल होता है, क्रिस्टल के स्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंड करता है
उसका कोई एक प्लेन गुजर पाता है, बाकी प्लेन ब्लॉक हो जाता है। इसका मतलब है आफ्टर पासिंग थ्रू सच क्रिस्टल्स, जिनको हम कहते हैं पोलराइजर्स, का नाम इसी स्पष्ट रहता है पोलराइजर्स, तो ये बन जाती है एक ऐसी लाइट जो सिर्फ एक प्लेन पर वाइब्रेट है। फॉरवर्ड, ठीक है, ऐसी लाइट को हम कहते हैं पोलराइज लाइट। क्योंकि वो सिर्फ एक प्लेन में वाइब्रेट करती है, उसकी इंटेंसिटी कम हो जाती है, दिखने में ऐसी रहती है, आपको तो शायद पता भी ना चले। तो होगा ये कि एक क्रिस्टल रखा है, लाइट उतरी यहाँ से जो निकली है वो पोलराइज, ये फिजिक्स वाली ये आएगा ना, इतनी सी बात है, वही आ रहा है, इधर नहीं करो। ये फिजिक्स की बात होगी, मतलब फिजिक्स वाली बात तय करते ना, खत्म हो गई। अब मुझे ये पता था कि यार अगर मैं लफ्ज इस्तेमाल करूंगा पोलराइज लाइट, तो बच्चे समझ जाएंगे कि इस लाइट का सिर्फ एक नॉर्मल का एक नहीं बल्कि सोचेंगे, और वो कहलाता है प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट। अब होता ये है कि जब ये वाली लाइट ऐसे केमिकल्स के सॉल्यूशन से गुजारी जाए जिसमें स्टीरियो बॉन्ड, अब फर्स्ट लीजिए मेरे पास सॉल्यूशन है इसका भी और इसका भी, और मैं इस वाली लाइट को इसमें से गुजार, तो मैं क्या नोटिस करूंगा कि अपने स्ट्रक्चर की अरेंजमेंट की वजह से ये उस प्लेन को घुमा देते हैं। अब घुमाने की दो डायरेक्शन है, राइट साइड पर या लेफ्ट साइड पर। तो जिसका OH राइट पर है वो प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को राइट पर घुमाता है, इसकी ये पर्टिकुलर आइसोमर कहलाता है डेक्स्ट्रो रोटेटरी, और हम इसे कैपिटल D से लगाएंगे। और ये जिसका OH इधर है, तो ये इसमें से जब वो लाइट निकलती है तो उसका प्लेन लेफ्ट जाता है, तो ये कहलाता है लेफ्ट रोटेटरी। इस बुनियाद पर, सिर्फ इस एक प्रॉपर्टी की बुनियाद पर हमने कहा these two should not be considered as same। इनकी सिर्फ एक हैबिट सीख है कि their rotation of plane polarized है, इसे हम कहते हैं ऑप्टिकल रोटेशन। तो इन दोनों की ऑप्टिकल रोटेशन में फर्क है, इसलिए ये आइसोमर ऑप्टिकल आइसोमर। इसको कह दिया हमने डी डिनेसर एल्डिहाइड, और इसको कह दिया एल डिनेसर एल्डिहाइड, और इस पेयर को हम कहते हैं ऑप्टिकल आइसोमर। अब अगर आप देखें तो ये दोनों में एक और खूबी भी है, आज समझाने के लिए एक और बात ये, एक तो ये हो गया प्लेन, और इन दोनों में एक और खूबी भी है कि अगर आप इमेजिन करें कि हमें यहाँ बीच में मिरर लग है, तो इसका ये मिरर इमेज है, इससे हाथ होते हैं, हाथ रखेंगे तो इसका हाथ मिरर इमेज। तो जो जो आइसोमर ऑप्टिकल आइसोमर एक दूसरे के मिरर इमेज को, उनके लिए एक और तरह से इस्तेमाल होता है इनेंशियोमर्स। ऑप्टिकल isomers which are mirror images of each other but not superimposable। तो जो एक दूसरे के मिरर इमेज को, मगर हम उन्हें एक दूसरे के ऊपर ना रख सकें, ये एक बड़ी अच्छी एक एग्जाम्पल। ये हाथ में का बीच में आईना है तो ये इमेज आएगा, तो ये एक दूसरे के मिरर इमेज हो गया। लेकिन मैं इस हाथ को इस हाथ पे रखूँ तो दोनों सुपर इम्पोज है, तो मेरा अंगूठा मुझे में नहीं आए, तो उसका मतलब है ऐसे दो स्ट्रक्चर जो एक दूसरे के मिरर इमेज हो मगर एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज ना हो, तो ये वाले भी यही है। तो ये टर्म सिर्फ याद करनी है, और जो आपने वही बात की पढ़ने के लिए वहां पर ग्लूकोज एक्सट्रोरोटेटरी है, फ्रक्टोज लेवोरोटेटरी है। इंपॉर्टेंस इस बात की क्या है कि ये सिर्फ रोटेशन नहीं है, जो डेक्स्ट्रो रोटेटरी है वो प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को कितने एंगल पे रोटेट करता है, ये जब हम नोट करते हैं तो उससे हमें ये पता चल जाता है कि सॉल्यूशन में हमारा कंपाउंड कितना है। तो ग्लूकोज किसी भी सॉल्यूशन में कितना है ये बायोलॉजी के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। जब आप पेशेंट का ब्लड या यूरिन सैंपल लेते हैं ये चेक करने के लिए कि वो डायबिटिक है या नहीं है, तो बहुत सारे तरीकों से ये परसेंटेज कंपाउंड निकाला, तो उसमें से एक है
इफ वी हैव अ सैंपल और उसमें हमें ये सस्पेक्टेड है कि ग्लूकोज का कुछ अमाउंट है, तो हम सिर्फ प्लेट रोटेशन देखकर ये बता देंगे हाउ मच ग्लूकोज है, तो पता चल जाएगा कि वेदर द पेशेंट इज डायबिटिक और नॉट। ये वाला टेस्ट इस लिहाज से। ओके, ये सब काम हो गया आज का मैंने का, दैट वाज अ पार्ट ऑफ चैप्टर नंबर 5। किताब में चैप्टर नंबर 5 के बीच पे था, लेकिन हमारी टॉपिक थी अब चैप्टर 5 और बेसिकली रिएक्शन, वो ऑर्गेनिक का हिस्सा था। मैं कह रहे हैं कि सपोर्टिंग टॉपिक्स थे, वो हुआ नॉमेनक्लेचर, इंट्रोडक्शन और आइसोलेशन। अब हम हिस्सा है इसका, वो सारे फंक्शनल ग्रुप्स को की प्रॉपर्टीज को, रिएक्शंस को, प्रिपरेशंस को पढ़ते हैं। उसमें इक्वेशंस आती हैं। अब इक्वेशंस थ्योरी में थोड़ी दी जाती है। अब जब हमें ये पता है कि हमें तो चार ऑप्शंस मिले, एज सच इक्वेशन लिखने की जरूरत है। हमें इक्वेशन का सेंस यकीनन हो, बहुत सारी चीजें पढ़ाएंगे इक्वेशन से खाती, लेकिन आपको ये चालाकी समझदारी रखनी है कि इक्वेशंस की प्रैक्टिस करने के बजाय उसकी डिस्क्रिप्शन याद रखें। मैं आपको गाइड करता हूँ कैसे। अब हमारा सबसे पहला काम है हिस्ट्री ऑफ एल्केन्स। अब सबसे शुरू की बात ये है कि एल्केन्स की फिजिकल, फर्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट बात, एक से लेके 4 कार्बन वाले एल्कीन रूम टेम्परेचर पर गैस है, मीथेन मीथेन प्रोपेन में। 5 से लेके 17 कार्बन तक जो है वो लिक्विड है, और 17 ऑनवर्ड दे आर वैक्स लाइक सॉलिड्स। सॉलिड तो है मगर जरा सॉफ्ट है, वैक्सी सॉलिड्स। पहला डेटा हो गया। दूसरी बात ये हो गया फॉर एल्कीन। इसीलिए दूसरी बात है कि C3
और C4 गैस है और साइक्लोअल्केन्स। तो हमारे विकसित तो नहीं उसके लिए 10 कराया। साइक्लोअल्केन शुरू ही से होते हैं, इसके हम लोग गूगल सवाल करेंगे तो साइक्लोप्रोपेन साइक्लोब्यूटेन, दे आर गैस एट रूम टेम्परेचर एंड हायर members are liquid। अब जो बात बच्ची के दिमाग में फौरन आएगी वो ये आएगी कि सर हायर मेंबर मतलब इसमें 5 से ज्यादा कार्बन है, तो लिक्विड सॉलिड कहाँ पे, मतलब 17 के बाद जब भी सॉलिड मिल जाएंगे तो कोई बात नहीं लिखी हुई। तो सिंपल सी बात ये है कि आप थोड़ा सा रियलाइज करेंगे साइक्लिक चेन में ऐसा नहीं है कि आप जितने कार्बन की चाहे बना लें, तो 10 या 12 कार्बन तक के साइक्लिक स्ट्रक्चर इजीली मिल जाते हैं, साइक्लोडेकेन या साइक्लोप्रोडेकेन। उसके बाद अगर आपका दिमाग है कि अरे 15 कार्बन का साइकिल बना हो तो वो हिंड्रेंस का शिकार होकर ब्रेक, यानी कार्बन एक दूसरे के साथ सपोर्ट नहीं कर पाते इतने बड़े दिन। तो नॉर्मली अगर हमें 15 या 20 कार्बन का साइक्लिक कंपाउंड मिलता है तो उसमें दो साइक्लिक स्ट्रक्चर, 10-10 कार्बन के दो मिले, ये हो सकता है। ये एक ही 18 कार्बन का साइकिल ऐसा स्ट्रक्चर में नहीं मिला, दैट्स व्हाई मैंने डिस्क्राइब ही किया। इसका मतलब ये हुआ कि सिंपल साइक्लिक फॉर्म में हमें लिक्विड तक मिलते हैं, सॉलिड सॉलिड कब मिलते हैं जब वो बाय साइक्लिक या पॉली साइक्लिक, उसके तो करेंगे हमारा स्कोप की। अच्छा, तो इसी इंपॉर्टेंट बात, melting point and boiling point increases with increase in number of carbon atoms। इसका मतलब हुआ मीथेन इथेन प्रोपेन ब्यूटेन ट्वेंटी जब आप ऐसे चलते हैं तो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होते हैं, तो ज्यादा कार्बन वाले का ज्यादा है, कम कार्बन वाले का कम है। अब इसके बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऐसे दो अल्केन जिनके कार्बन बराबर हो, जो एक दूसरे के आइसोमर हो, मसलन एक है पेंटेन एक है 2 इथाइल ब्यूटेन, तो उसमें 5 कार्बन है। अब क्या होगा, तो उस सूरत में उम्मीद है स्ट्रेट चेन alkenes have high melting point and boiling point and branching on time। तो जो स्ट्रेट वाले हैं उनका वाली मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा, ब्रांच और साइक्लिक। बाकी ब्रांच और साइक्लिक में आप ऐसे कंपैरिजन नहीं कर सकते हो, फिर हर स्ट्रक्चर की अलग है। लेकिन ये कहने हैं कि स्ट्रेट वाला सबसे ज्यादा। और आखिरी इसकी बात ये है कि दे आर insoluble in water but soluble in organic solvent। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जैसे ईथर वगैरह में डिसॉल्व हो जाएंगे लेकिन पानी में नहीं होते। इसका स्ट्रक्चर हम इसे ईथेन की एग्जांपल से समझाते हैं। तो खास बात, each carbon is sp3 hybridized। This is true for all alkenes। इथेन इथेन प्रोपेन ब्यूटेन जितने कार्बन अल्केन्स होंगे दे आर ऑल sp3 hybridized। हम चूंकि इथेन के साथ से बात कर रहे हैं उसमें 2 कार्बन। अच्छा, और वो 2 कार्बन क्या कर रहे हैं, वन कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड is formed by sp3 overlap, जबकि 3 CH sigma bonds are formed by each carbon
बाय sp3s मोबाइल। तो ये हमने बता दिया हाइब्रिडाइजेशन कौन सी और बॉन्ड किस टाइप से बने हैं। तो ये सब हमें शायद ऐसे पता है। जब sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है तो शेप होता है टेट्राहेड्रल और एंगल होता है 109.5। अल्कीन में कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ है 1.5। ये दो चीजें और एमसीक्यूज में इन बातों की अहमियत पता है आपको। मैं आ रहा हूँ जो आपने थ्योरी पढ़ी थी तो ये तो शायद फिर भी पढ़ा होगा। तो नहीं पढ़ते और जो आपका नंबर बिल्कुल सही बात है आपने, लेकिन इसकी अहमियत ही है। एमसीक्यू एमसीक्यू में तो ये चीजें पूछेंगे ये इतने कार्बन मान सॉलिड होगा या लिक्विड होगा, मेल्टिंग पॉइंट इसका ज्यादा है उसका ज्यादा है। तो ये स्पेशली इस काम में हमारे लिए नहीं पूछ सकते। अच्छा अब हमारे लिए एमसी में भी यही जो हमारी किताब में भी यही है कि अल्केन्स के मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन नहीं रखे हैं, बल्कि उसकी रिएक्शन रखे हैं। उसके अल्केन्स को कहते हैं पैराफिन्स। इसका मतलब है इट्स अ लेस शोइंग लेस एफिनिटी फॉर रिएक्शन, बहुत ही कम रिएक्शन करता है। उसका सिर्फ एक ही रिएक्शन है जो हमें पढ़ता है अगर तफसील से पढ़ता है। तो सबसे पहली बात देखते हैं रिएक्टिविटी और अल्केन्स। इसमें हमने बताया एक अल्केन्स are also called para mix। पैरा का मतलब है लेस और फिर दिखता है एफिनिटी। इसका मतलब है they are showing less affinity for reaction। So things are called paraffin as they show less affinity for reactions। तो इसीलिए हमारे पास इसका सिर्फ एक ही रिएक्शन है और वो है एलोजिनेशन ऑफ एल्कीन्स। और मतलब है सब्स्टिट्यूशन ऑफ हेलोजन इन एल्कीन। एल्कीन से कोई हाइड्रोजन हटाकर उसकी जगह हेलोजन सब्स्टिट्यूट हो रहा है, सिर्फ एलोजिनेशन ऑफ। तो इस रिएक्शन को आप ऐसे लिख सकते हैं कि अगर ये है अल्केन, अल्केन की सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। हाइड्रोजन से रिएक्शन करेगा, अल्केन का हाइड्रोजन हट गया उस जगह हाइड्रोजन आ गया और वो हाइड्रोजन दूसरे हाइड्रोजन के साथ मिलकर साइड पर। अच्छा दिस इज अल्काइल। ये बात सनलाइट पे पहुंचती है। अब इसकी जो सबसे मशहूर मिसाल है वो है कि अगर मैं अल्केन के लिए मीथ और उसका रिएक्शन कराऊं क्लोरीन से सनलाइट, तो मीथेन के चार में से एक हाइड्रोजन को क्लोरीन रिप्लेस करेगा और साइड पर बनेगा इसके। ये कंपाउंड कहलाएगा क्लोरो मीथेन। अब अहम बात ये है इस रिएक्शन की आफ्टर हैविंग दिस रिएक्शन होता नहीं है, क्लोरीन भी मौजूद हो सनलाइट भी मौजूद, तो एक एक करके मीथेन के सारे हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाते हैं। इसका मतलब है सेकेंड स्टेप में CH2CH बनेगा, थर्ड स्टेप में CHCl3 बनेगा और लास्ट स्टेप में CCl बनेगा। तो हमें याद क्या रखना हुआ, ये कहलाता है डाई मीथेन, ये कहलाता है ट्राई मीथेन और इसी को कहते हैं क्लोरोफॉर्म।
और ये कहलाता है टेट्रा इथेन, और इसी को कहते हैं कार्बन टेट्रा क्लोराइड। तो पहली बात तो ये समझ लें, जैसे स्लाइड में मैंने इक्वेशन लिखी है वैसे चाहिए कि अब इक्वेशन का पूरा फॉर्मेट और वो सब कर देंगे। हमारा कंसर्न है जब रिएक्शन होता है तो हमें वन बाय वन करके चार प्रोडक्ट होते हैं, वी शुड बी एबल टू नो द फॉर्मूला एंड देयर नेम्स। और नाम में खास तौर पर आखिरी जो है बड़े मशहूर लिक्विड है, तो इनका नॉर्मल नेम भी है, क्लोरोफॉर्म और कार्बन टेट्राक्लोराइड। अब आए इस बात पर कि इस रिएक्शन से हमें एक परेशानी है कि ऑर्गेनिक के अंदर, तो हमारी किताब में उसने ये फॉर्मेट रखा हुआ, एक चैप्टर में हाइड्रोकार्बन, एक चैप्टर में कार्बोहाइड्रेट, एक चैप्टर में अल्कोहल, एक चैप्टर एल्डिहाइड, मतलब फंक्शनल ग्रुप लिया किसी और इंडिया वाले में। बाहर की कोई किताब उठा लें तो आप लोग घूमते ही रहेंगे इनका चैप्टर, क्योंकि उन्होंने चैप्टर इस बेस पे लिखा है, उन्होंने बनाया इस बेस पे कि टाइप्स ऑफ रिएक्शन। तो उनके यहाँ होगी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब जो भी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करते हो, एडिशन रिएक्शन, जो भी एडिशन, तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन सैचुरेटेड कंपाउंड यानी वो जिनमें सिंगल बॉन्ड होता है, उनकी सबसे कैरेक्टरिस्टिक पहचान है, वो तो बहुत सारे रिएक्शन होते हैं। सब्स्टिट्यूशन जब भी होती आ गया बेंजीन ग्रुप पर एक हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ, सब्स्टिट्यूशन में खेल खत्म। ऐसे पीछे नहीं पड़ जाते, ये तो आउट ऑफ कंट्रोल रिएक्शन है, हमारे हाथ में नहीं होता। आप कहते हैं सिर्फ क्लोरोमीथेन चाहिए, ओ स्टार्टिंग फ्रॉम माय कंट्रोल, एक दफा रिएक्शन शुरू हो गया तो दुआओं से बंद होगा। तो हम क्यों, बाकी तो ऐसा नहीं करते हैं। इसको क्या बीमारी है कि ये रिएक्शन रुकता ही नहीं है, पीछे ही पड़ जाता है कि खेती मतलब ये सारे हाइड्रोजन के अकाउंट को चेंज नहीं करते। तो कोई तो वजह होगी ना। उस ऑर्गेनिक का उसूल है कि अगर एक रिएक्शन बिल्कुल वैसे हो जैसा हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कि हमने दो रिएक्टर करके हमारे दिमाग में आया देखो उसका प्लस इसके माइनस से मिल जाएगा, इसका माइनस से, तो ये चीज बन और वही बन जाए, तो हमें इतना दस मिनट में कोई परेशानी। लेकिन अगर किसी रिएक्शन में कोई एब्नॉर्मल बात आए जो हम एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे हैं, तो फिर हम उस रिएक्शन की इन्वेस्टिगेशन करते हैं कि क्यों हो रहा है, और हम उसकी डिटेल में जाते हैं, उसको कहते हैं मैकेनिज्म। मैकेनिज्म इज बेसिकली द डिटेल ऑफ द इंटरमीडिएट स्टेप्स ऑफ द रिएक्शन। ये तो हमने ओवरऑल रिएक्शन लिख दिया ना। इंटरमीडिएट स्टेप ये है कि मीथेन क्लोरीन का जब रिएक्शन शुरू हुआ तो पहले किसका बॉन्ड टूटा, पहले किसका बॉन्ड बना, तो हम ये सारी डिटेल लेते हैं, तो उससे हमें समझ आती है व्हाई दिस रिएक्शन हैज दिस एब्नॉर्मल एक्टिविटी। तो इसीलिए हमने अपने सिलेबस में तीन जगह मैकेनिज्म पढ़ा। ये पहली जगह है। दूसरी जगह बेंजीन के इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, वहां भी वजह बड़ी जबरदस्त है, बेंजीन पे तीन डबल बॉन्ड में सब्स्टिट्यूशन क्यों करता है। और फिर इसी तरह एसएन मैकेनिज्म और एलिमिनेशन मैकेनिज्म, वहां भी यही है कि प्राइमरी कुछ करते हैं, सेकेंडरी कुछ करते हैं, टर्शरी कुछ करते हैं, तो सब एक जैसा काम को नहीं करते, तो वहां मैकेनिज्म। तो इसलिए यहाँ पर ये हमारा पहला और कंपैरेटिवली सबसे आसान है। इससे पहले कि हम इस मैकेनिज्म पे जाएं, हमें एक छोटी सी टर्म समझनी है, और वो ये है कि जब भी केमिकल रिएक्शन ऑर्गेनिक में होता है तो बॉन्ड ब्रेक होते हैं, तभी नए बॉन्ड बनते हैं। तो वो जो ब्रेकिंग है वो दो तरह की है। एक कहलाती है लाइटिक फिशन। अगर मेरे पास दो चीजों के दरमियान कोवैलेंट बॉन्ड हो, कोवैलेंट बॉन्ड का मतलब है दोनों ने एक इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट किया और फिर इलेक्ट्रॉन का पेयर बना के शेयर कर लिया। तो अब जब ये बॉन्ड टूटेगा तो एक तरीका है एक साथ साथ दोनों अपने अपने इलेक्ट्रॉन लेकर अलग हो जाए, इसका मतलब लड़ाई झगड़ा ही नहीं। तो अगर ऐसा होगा तो इसे होमोलाइटिक कहेंगे, और इसके नतीजे में बनेगा ए और बी, जिनके पास उनके अपने इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो न्यूट्रल होंगे, तो इनको क्या कहेंगे। अब चार्ज तो है नहीं कि हम कैटायन एनायन है, न्यूट्रल है, और इनके पास एक इलेक्ट्रॉन ऐसा है जिसने पेयर नहीं बनाया, तो ऐसी चीजों को हम कहते हैं रेडिकल। रेडिकल इज एटम और ग्रुप of atoms with at least one unpaired electron.
तो जब होमोलाइटिक क्लीवेज होता है तो रेडिकल बनता है। और अगर फर्स्ट कीजिए दो एटम्स के दरमियान कोवेलेंट बॉन्ड हो और वो कोवेलेंट बॉन्ड इस तरह टूटे कि दोनों इलेक्ट्रॉन एक एटम ले जाए, तो अब ऑब्वियस सी बात है जिस विचारे एटम का आपने इलेक्ट्रॉन लिया है उसके ऊपर तो प्लस चार्ज है, और जो आपका इलेक्ट्रॉन लेकर भाग गया है पर माइनस चार्ज आ जाएगा। तो इन inorganic chemistry you simply call it cation and you simply call it cation. Yes, they are. But in organic chemistry, we prefer to call this compound as electrophile and this compound as nucleophile. देखिए आप बहुत बात हुई ऑर्गेनिक में, तो वजह बड़ी सिंपल है, जब कोई रिएक्शन पढ़ेंगे तो बॉन्ड तो टूटेगा ना, और इन दोनों के अलावा कोई दूसरी सिचुएशन तो है ही नहीं। तो या तो बॉन्ड टूट के रेडिकल्स बनेंगे या न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल बनेंगे। तो या रिएक्शन पे रेडिकल मैकेनिज्म आएगा या इलेक्ट्रोफिलिक न्यूक्लियोफिलिक आएगा, तीसरी को चीज नहीं सकती। तो इधर भी एक बड़ी काम की बात है, आमतौर पर ऐसे मॉलिक्यूल जो नॉन पोलर, इसमें दोनों एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या तो बराबर है या बहुत ही करीब है, तो वहां मुकाबला बराबर होगा, दोनों में से कोई किसी का इलेक्ट्रॉन नहीं छीन पाएगा। तो शराफत यही आपका अपना लिखा है। तो होमोलाइटिक क्लीवेज आमतौर पे नॉन पोलर, लेकिन जहां बॉन्ड पोलर हो, जहां एक एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो, तो वहां वो एटम उतना दूसरे का भी इलेक्ट्रॉन लेकर भागता है। तो अब जो हमारा रिएक्शन है वो है हैलोजन के साथ। हैलोजन में दोनों एटम हैलोजन ही के हैं, नॉन पोलर है, तो ये कौन सी क्लीवेज करेगा, होमोलाइटिक, उससे क्या बनेगा, रेडिकल। इसलिए इस रिएक्शन के मैकेनिज्म को कहते हैं फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, क्योंकि इसमें होमोलाइटिक क्लीवेज की वजह से रेडिकल। So the mechanism is called free radical mechanism. इसके लिए स्टेप है। स्टेप वन तो हम कहते हैं इनिशिएशन स्टेप। इनिशिएशन स्टेप में एक मॉलिक्यूल जो है वो सनलाइट की वजह से अपने आप को रेडिकल से तोड़ देता है, और चूंकि ये रेडिकल फ्रीली एक्सिस्ट करते हैं इसलिए हम इन्हें फ्री रेडिकल कहते हैं। हमारी एग्जाम्पल है जैसे क्लोरीन का मॉलिक्यूल है, ऐसे दो क्लोरीन के हैं, सनलाइट की वजह से ये दोनों फ्री रेडिकल होते हैं। दैट्स फॉर फर्स्ट। सेकंड स्टेप में एक फ्री रेडिकल किसी मॉलिक्यूल पर अटैक करता है और नया रेडिकल बनाता है और नया मॉलिक्यूल बनाता है। तो टेक्निकली ना मॉलिक्यूल कम हो रहा है ना रेडिकल कम हो रहा है, बस नेचर बदल गई। जो आपका रेडिकल था उसको मॉलिक्यूल बना दिया, जो आपका मॉलिक्यूल था उसे रेडिकल बना दिया। जैसे क्लोरीन रेडिकल ने मीथेन पर हमला किया तो मिथाइल रेडिकल और HCl बना, तो क्लोरीन ने अपने आप को मॉलिक्यूल बना दिया, मीथेन को रेडिकल बना दिया। सीधा ये भी हो सकता है कि मिथाइल फ्री रेडिकल क्लोरीन मॉलिक्यूल पर हमला करके CH3Cl बना है और भी रेडिकल बना। ये प्रोपोगेशन है, इससे नए नए रेडिकल बन रहे हैं। और फिर आखिरी सूरत ये बन सकती है जिसको हम कहते हैं टर्मिनेशन स्टेप। कि अगर दो फ्री रेडिकल आपस में मिले और वो कोई मॉलिक्यूल बना है तो इससे रेडिकल खत्म होने शुरू। तो मिसाल के तौर पर मिथाइल फ्री रेडिकल क्लोरीन फ्री रेडिकल से मिला, ये बना दिया, या मिथाइल फ्री रेडिकल अपने ही आप से मिला और उसने इथेन बना दिया, या क्लोरीन फ्री रेडिकल अपने ही आप से मिला और उसने वापस जितनी भी पॉसिबिलिटी। ये हमारा प्रोपोज मैकेनिज्म है, एक फिर से सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखी है। आपका कंसर्न ये है जो मैंने पहले इनिशिएशन स्टेप में मॉलिक्यूल सनलाइट की वजह से जो रेडिकल होता है, जब भी कोई रिएक्शन सनलाइट में होता है उसके नाम के साथ फोटो लग जाता है। ये है फोटो होमोलाइटिक क्लीवेज या होमोलाइटिक फ्यूजन, इसके नतीजे में रेडिकल।
इसमें रेडिकल मॉलिक्यूल से मिला, नया मॉलिक्यूल नया रेडिकल बन गया, और इसको दो रेडिकल के लिए उन्होंने मॉलिक्यूल। तो ये अल्कीन की पूरी कहानी। अल्कीन में यही सब चीजें थी। इसका मतलब है हम अपनी नेक्स्ट क्लास में अल्कीन और अल्काइंस को फोकस करेंगे। ठीक है।